स्टोरी शुड हैव अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एन एंड, बट नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। ये कथन विश्व प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक जीन ल्यूक गोदार्द का है। गोदार्द का हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आज इस वीडियो में हम गोदार्द की फिल्म यात्रा, उनके विश्व सिनेमा पर उनके प्रभाव और उनकी फिल्म यात्रा के क्या प्रभाव रहे, क्या विशेषताएं रही, उनकी फिल्म स्टाइल की फिल्म मेकिंग की क्या स्टाइल रही, उसी को लेकर बात करेंगे। ये जो पूरा विषय है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इसके रेफरेंस लेकर अपने निबंध को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू के लिहाज से भी ये वीडियो ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी सिनेमा में रुचि है, उनसे इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर जीन ल्यूक गोदार्द थे कौन, और इसके साथ ही हम उनकी फिल्म यात्रा को भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही गोदार्द के निर्देशन की प्रमुख विशेषताओं पर भी बात करेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड सिनेमा पर उनका क्या प्रभाव रहा, उस प्रभाव पर बात करेंगे। और अंत में न्यू फ्रेंच वेव को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गोदार्द न्यू फ्रेंच वेव से ही संबंधित थे, तो इस वेव को जान लेना भी जरूरी है। और अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रश्न को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित है और आप इसे कला एवं संस्कृति जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं, खासतौर पर सिनेमा के खंड से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है जीन ल्यूक गोदार्द, वन ऑफ द लीजेंड्स ऑफ द फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा। खबर इस बात को लेकर लिखी गई है कि हाल ही में फ्रेंच वेव के जो सबसे अग्रज थे जीन ल्यूक गोदार्द, उनका हाल ही में निधन हो गया है 91 वर्ष की उम्र में। इसी को लेकर एक खबर लिखी गई है। जीन ल्यूक गोदार्द थे कौन, उनका वर्ल्ड सिनेमा में क्या योगदान था, उनकी जो फिल्म मेकिंग की स्टाइल थी, उस स्टाइल की क्या विशेषताएं थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसको लेकर बात की गई है। साथ ही फ्रेंच न्यू वेव को भी समझने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस पूरी वीडियो में हम कौन थे जीन ल्यूक गोदार्द के बारे में बात कर लेते हैं, उनका एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि जीन ल्यूक गोदार्द फ्रांस में न्यू फ्रेंच वेव के जनक माने जाते हैं, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1930 को फ्रांस में हुआ था। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फिल्म निर्देशकों में से एक हैं, सबसे मशहूर फिल्म डायरेक्टर्स में से एक हैं, और कला के रूप में सिनेमा के दायरे को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विस्तृत किया। एक आर्ट के रूप में सिनेमा का जो दायरा था उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने में योगदान दिया। इन्होंने नई नई टेक्निक विकसित की। इसके अलावा इन्होंने जो कन्वेंशनल सिनेमा था, जो पारंपरिक शैली थी सिनेमा बनाने की, उस कन्वेंशनल सिनेमा को भी चुनौती देने की कोशिश की। इसके अलावा इन्होंने ब्रेथलेस और कंटेम्प्ट जैसी फिल्में बनाई, जिसके लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1960 में की थी और इनकी पहली फिल्म थी ब्रेथलेस। इसके बाद इन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में बतौर निर्देशक और लेखक के तौर पर काम किया। 100 से ज़्यादा फिल्मों से ये जुड़े रहे, यानी इनका जो फिल्मी करियर था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा रहा। तो ये तो बात हुई जीन ल्यूक गोदार्द की। अब आगे बढ़ते हैं और गोदार्द की फिल्मी यात्रा की बात कर लेते हैं कि आखिर वो फिल्म से जुड़े किस तरह से, इसको समझ लेते हैं। तो हमने पहले ही देखा कि गोदार्द का जो जन्म हुआ था वो 1930 में फ्रांस में हुआ था। इसके बाद वो 1931 में अपने परिवार के साथ स्विट्जरलैंड चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो 1949 में वापस फ्रांस आए और यहाँ पर परमानेंट तौर पर, स्थायी तौर पर बस गए। यहाँ पर उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय में एंथ्रोपोलॉजी कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया, एडमिशन लिया और वहाँ पर उनकी शिक्षा शुरू हुई, उच्च शिक्षा शुरू हुई। और इसी दौरान सिनेमा में भी उनका लगाव और ज़्यादा बढ़ने लगा। जब सिनेमा में उनका लगाव बढ़ा तो 1952 में उन्होंने फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध जो फिल्म समीक्षा मैगजीन थी, जो सबसे प्रसिद्ध फिल्म क्रिटिक मैगजीन थी, कैशियर्स डू सिनेमा, इस मैगजीन के लिए लिखना शुरू कर दिया। अब ये जो मैगजीन है ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध फिल्म समीक्षा मैगजीन है, सबसे फेमस फिल्म क्रिटिक मैगजीन थी उस समय की। और इस मैगजीन की शुरुआत साल 1991 में आंद्रे बजीन नाम के सबसे प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक ने की थी। आंद्रे बजीन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फिल्म समीक्षकों में से एक हैं और आंद्रे बजीन ने फिल्मों के लिए तमाम तरह की थ्योरीज दी, तमाम तरह के सिद्धांत दिए। और जो आज हमें तरह तरह के जो आंदोलन देखने को मिलते हैं, जो वेव्स देखने को मिलती हैं, जो मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं सिनेमा में, आर्ट में, उनमें से कई आंदोलन आंद्रे बजीन की थ्योरीज पर आधारित थे। आंद्रे बजीन ने जो सिद्धांत दिए थे उनके सिद्धांतों पर कई मूवमेंट्स आधारित रहे। इसके अलावा जब गोदार्द ने 1952 में फिल्म समीक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, फिल्म समीक्षक के रूप में लिखना शुरू किया, तो धीरे धीरे उन्हें ख्याति प्राप्त होने लगी, लोग उन्हें जानने लगे।
इसके बाद लंबे समय तक वो इसी तरह काम करते रहे, फिल्मों की समीक्षाएं करते रहे, नए नए सिद्धांत देते रहे। इसके बाद 1960 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाने का विचार शुरू किया, पहली फिल्म बनाने का निर्णय लिया, और उनकी पहली फिल्म थी, हमने देखा, ब्रेथलेस। उन्होंने अपनी पहली फिल्म का निर्माण किया, उनकी पहली फिल्म थी ब्रेथलेस। पहली फिल्म बनाने के बाद अब इस तरह से वो एक फिल्म समीक्षक के रूप में नहीं बल्कि एक फिल्म निर्देशक के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी, यानी फिल्म समीक्षक के काम को उन्होंने छोड़ दिया था। हालांकि फिल्म निर्देशन में अपने करियर की शुरुआत किए जाने के बावजूद भी वो खुद को हमेशा एक फिल्म समीक्षक के रूप में ही देखते रहे, एक फिल्म क्रिटिक के रूप में ही देखते रहे। इस संबंध में वो लिखते हैं, उन्होंने कहा है कि दोनों के बीच फर्क केवल इतना है कि अब मैं केवल अपने विचारों को लिखने की बजाय उनको फिल्मा रहा हूं, उनको पर्दे पर उतार रहा हूं, यानी उनके जो विचार हैं जिनको वो पहले लिखते थे, अब उन विचारों को वो केवल पर्दे पर लेके आ रहे हैं और दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और वो खुद को हमेशा एक निबंधकार के रूप में, एक एसेइस्ट के रूप में देखते रहे। उन्होंने अपनी फिल्मों को एक कलात्मक निबंध के रूप में पेश किया, उनकी जो फिल्में थी वो एक आर्टिस्टिक एसे के रूप में पेश की गई। इस तरह से उन्होंने सिनेमा के प्रति अपने लगाव को और ज़्यादा बढ़ाया, और सिनेमा के प्रति उनके लगाव को इस लिहाज से भी समझा जा सकता है कि उन्होंने सिनेमा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सिनेमा एक ऐसा सच है जो एक सेकंड में 24 बार दिखाई पड़ता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर 24 ही क्यों? तो आप जानते होंगे कि मोशन पिक्चर के एक सेकंड में 24 फ्रेम होते हैं, यानी जब आप 24 फोटोज को एक साथ मिलाते हैं तो उससे एक सेकंड की मोशन पिक्चर बनती है। जब आप 48 फोटोज को एक साथ मिलाते हैं तो इसकी वजह से 2 सेकंड की मोशन पिक्चर बनती है। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि सिनेमा एक ऐसा सच है जिसे एक सेकंड में 24 बार देखा जा सकता है। तो ये तो बात हुई गोदार्द की फिल्म यात्रा की और फिल्म को वो किस तरह से देखते थे। अब आगे बढ़ते हैं और गोदार्द के निर्देशन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। उनकी निर्देशन की क्या, उनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल की क्या विशेषताएं थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनकी बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 1960 का जो दशक था वो कला के लिहाज से एक गौरवशाली काल था। इस दशक में चित्रों और नारों में बड़ा बदलाव लाने की शक्ति मौजूद थी, यानी इस पूरी अवधि के दौरान चित्रों के माध्यम से, नारों के माध्यम से, स्लोगन्स के जरिए बड़े बड़े बदलाव लाए जा सकते थे। और इसी अवधि में जीन ल्यूक गोदार्द ने अपनी फिल्म समीक्षा और फिल्म निर्देशन का काम शुरू किया था, और इस पूरी अवधि का प्रभाव हमें उनके काम पर भी देखने को मिलता है। जीन ल्यूक गोदार्द की प्रमुख विशेषताओं की बात करें, उनके निर्देशन की, उनकी फिल्म निर्देशन स्टाइल की, उनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो फिल्म निर्माण का उनका एक अलग ही काफ़ी एक मौलिक दृष्टिकोण मौजूद था, काफ़ी एक विशिष्ट, एक स्पेसिफिक दृष्टिकोण मौजूद था। उनकी फिल्मों में हमें जंप कट एडिटिंग तकनीक का विकास देखने को मिलता है। उन्होंने जंप कट नाम से एक एडिटिंग तकनीक का विकास किया। इस तकनीक के तहत किसी सिंगल शॉट को कई हिस्सों में बांट दिया जाता है, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये जो तकनीक है ये मौजूदा समय में फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा उपयोग की जाती है, और इस तकनीक का विकास जीन ल्यूक गोदार्द ने ही किया था। इसके अलावा हमें उनकी फिल्मों में ब्रेक ऑफ फोर्थ वॉल का भी काफ़ी ज़्यादा व्यापक उपयोग देखने को मिलता है। इस तकनीक का भी काफ़ी ज़्यादा व्यापक उपयोग देखने को मिलता है। अब सवाल उठता है कि ब्रेक ऑफ फोर्थ वॉल होता क्या है। तो आपने अक्सर फिल्मों और सिनेमा में, अक्सर वेब सीरीज में देखा होगा कि कई बार कैरेक्टर्स आपसे बात करने लगते हैं, कई बार कैरेक्टर्स सीधे सिनेमा की जो फोर्थ वॉल होती है उस वॉल को ब्रेक करते हुए, उस दीवार को तोड़ते हुए आपसे बात करने लगते हैं। इसी स्थिति को ब्रेक ऑफ फोर्थ वॉल कहा जाता है। इस सिद्धांत को मुख्य तौर पर 20वीं सदी के प्रसिद्ध कवि और नाटककार बर्टोल्ट ब्रेख्ट द्वारा पेश किया गया था। इस सिद्धांत को उन्होंने मुख्य तौर पर अपना डिस्टेंसिंग इफेक्ट या एलिनेशन इफेक्ट का सिद्धांत पेश किया था, और इस एलिनेशन इफेक्ट के एप्लीकेशन के तौर पर ब्रेक ऑफ फोर्थ वॉल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, इस सिद्धांत को गठित किया गया था। इसके अलावा इनकी गोदार्द की फिल्मों में हमें हैंड हेल्ड कैमरा तकनीक का उपयोग भी देखने को मिलता है। इस तकनीक का भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा व्यापक स्तर पर उपयोग किया। इस तकनीक के तहत कैमरा स्टैंड पर नहीं होता, बल्कि स्टैंड की बजाय कैमरे को ऑपरेटर के हाथ में रखकर उपयोग किया जाता है। कैमरा ऑपरेटर अपने हाथ में रखता है और इसके बाद फिल्म को शूट किया जाता है, जिसकी वजह से एक अलग तरह का फील देखने को मिलता है हमें कैमरे में, शॉट में, फिल्म में। तो ये तो बात हुई गोदार्द के निर्देशन की प्रमुख विशेषताओं की। अब आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड सिनेमा पर गोदार्द के प्रभाव की बात कर लेते हैं कि उनका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, उनका क्या प्रभाव है, उनका क्या योगदान है। तो हम जानते हैं, हमने पहले ही बात की कि गोदार्द सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली निर्देशकों में से एक रहे हैं, सबसे इन्फ्लुएंशियल डायरेक्टर्स में से एक रहे हैं। उन्होंने न्यू फ्रेंच वेव के दौरान उन्होंने जो फिल्में बनाई, इसके अलावा अपनी फिल्मों में उन्होंने जो प्रयोग किए, जो एक्सपेरिमेंट किए, इन्हीं एक्सपेरिमेंट की वजह से दुनिया भर के तमाम फिल्म मेकर्स, तमाम नए फिल्म मेकर्स कुछ नया करने के लिए प्रेरित हुए,
कुछ नई तकनीक विकसित करने के लिए प्रेरित हुए, सिनेमा के नए टेक्निक्स बनाने के लिए प्रेरित हुए। और इन्हीं डायरेक्टर्स में से, इन्हीं फिल्म मेकर्स में से एक हैं क्विंटिन टैरेंटिनो। क्विंटिन टैरेंटिनो के काम पर हमें गोदार्द का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। क्विंटिन टैरेंटिनो ने कई प्रसिद्ध फिल्में दी हैं, जिनमें किल बिल, इंग्लोरियस बास्टर्ड्स, जेंगो अनचेंड, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड और पल्प फिक्शन जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा इसमें एक और प्रसिद्ध नाम शामिल है और वो नाम है मार्टिन स्कॉर्सेस का। मार्टिन स्कॉर्सेस की एक फिल्म है टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर में भी हमें गोदार्द का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। गोदार्द की जो टेक्निक थी उसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने कई और सारी प्रसिद्ध फिल्में दी, जिसमें मुख्य तौर पर गुड फेलास, टैक्सी ड्राइवर, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट और शटर आइलैंड जैसी फिल्में शामिल हैं। हालांकि यहाँ ये भी जान लेना ज़रूरी है कि दुनिया भर में जो भी फिल्म मेकर्स रहे वो केवल गोदार्द के समर्थक या प्रशंसक ही नहीं रहे, बल्कि दुनिया भर में हमें गोदार्द के कई आलोचक भी देखने को मिलते हैं। और इन आलोचकों में प्रमुख नाम है स्वीडिश फिल्म मेकर इंगमार बर्गमैन का। इंगमार बर्गमैन ने कहा है कि उन्हें गोदार्द की फिल्म मेकिंग टेक्निक से कोई ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, कोई ज़्यादा शिक्षा देखने को नहीं मिलती है। अब इंगमार बर्गमैन की भी एक फेमस फिल्म है द सेवंथ सील। द सेवंथ सील को वर्ल्ड सिनेमा की सबसे इन्फ्लुएंशियल फिल्म्स में से एक माना जाता है, सबसे क्लासिक फिल्म में से एक माना जाता है। तो ये तो बात हुई वर्ल्ड सिनेमा पर गोदार्द के प्रभाव की। अब आगे बढ़ते हैं और न्यू फ्रेंच वेव के विषय में जान लेते हैं, क्योंकि गोदार्द न्यू फ्रेंच वेव से संबंधित थे तो इन्हें जान लेना भी ज़रूरी है। तो हमने पहले ही बात की कि न्यू फ्रेंच वेव का जो उदय हुआ वो 1950 से 1960 के दशक के रूप में, दशक के दौरान हमें देखने को मिलता है। ये जो पूरा मूवमेंट था वो हॉलीवुड की पारंपरिक शैली के विरोध के तौर पर विकसित हुआ था, एक काउंटर कल्चर के तौर पर विकसित हुआ था। और इस पूरे मूवमेंट के दौरान पारंपरिक शैली से हटकर फिल्में बनाई गई। जो पारंपरिक शैली में जिस तरह की टेक्निक्स उपयोग की जाती थी, जिस तरह की तकनीक का उपयोग किया जाता था, उस तकनीक से हटकर अलग अलग टेक्निक्स उपयोग की गई, अलग अलग तरह का कंटेंट उपयोग किया गया और अलग अलग तरह की जो फॉर्म्स थी उनको लाया गया सामने, एक्सपेरिमेंट किए गए। इस पूरी अवधि के दौरान, इस पूरी वेव के दौरान इटली के नव यथार्थवाद से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा ली गई, न्यू रियलिज्म से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा ली गई। इस इटली के न्यू रियलिज्म आंदोलन के दौरान मुख्य तौर पर ऐसी फिल्में बनाई गई थी जिसमें गरीब और मजदूर वर्ग के बीच की जो कहानियाँ थी, उन कहानियों को पर्दों पर लाने की कोशिश की गई थी, उन कहानियों को फिल्माने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा न्यू फ्रेंच वेव के दौरान मुख्य तौर पर दो तरह के निर्देशक देखने को मिलते हैं। पहले निर्देशक हैं राइट बैंक डायरेक्टर्स और दूसरे निर्देशक हैं लेफ्ट बैंक निर्देशक। जो राइट बैंक निर्देशक थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इसके अलावा उनकी फिल्में भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होती थी। वहीं दूसरी ओर जो लेफ्ट बैंक डायरेक्टर्स थे, लेफ्ट बैंक डायरेक्टर्स का फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी वीक था। इस तरह के डायरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा प्रचलित नहीं थे, उनकी फिल्में भी काफ़ी व्यापक स्तर पर नहीं देखी जाती थी। इसके अलावा इस पूरे वेव के दौरान, इस पूरे आंदोलन के दौरान हमें आर्टियोर थ्योरी भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई। ये जो पूरी आंदोलन है, जो पूरा वेव है, वो आर्टियोर थ्योरी पर आधारित है। आर्टियोर थ्योरी क्या होती है? इस थ्योरी में जो आर्टियोर वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड है, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ऑथर वर्ड होता है सामने। तो इस पूरी थ्योरी में ये माना जाता है कि जो निर्देशक होता है, जो डायरेक्टर होता है, वो एक लेखक होता है, वो एक राइटर होता है, ऑथर होता है, एक राइटर के तौर पर काम कर सकता है। और उस राइटर का कैमरा जो है वो उसकी कलम है। डायरेक्टर का जो कैमरा है वो उसकी कलम है और इस कलम के माध्यम से डायरेक्टर अपने विचारों को पर्दे पर आसानी से उतार सकता है, आसानी से फिल्मा सकता है। और डायरेक्टर को अपने विचारों को एक लेखक के तौर पर पेश करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो आर्टियोर थ्योरी है ये वर्ल्ड सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध थ्योरीज में से, सबसे इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज में से एक मानी जाती है। इसके अलावा इस पूरी फ्रेंच वेव के दौरान, न्यू फ्रेंच वेव के दौरान कंटेंट और फॉर्म का भी बेहतरीन उपयोग किया गया। इस वेव के दौरान कंटेंट तो बेहतरीन था ही, बेहतरीन फिल्में प्रदान की गई, उन फिल्मों की स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। वहीं दूसरी ओर उस कंटेंट को पेश करने का जो तरीका था, उसको अलग अलग तरीके से जो पेश किया गया, उसकी जो फॉर्म थी वो फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। तो ये तो बात हुई न्यू फ्रेंच वेव की। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्य के आधार पर, हमने जिन तथ्यों की बात की उनके आधार पर प्रश्न को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध फिल्म समीक्षा पत्रिका कैहियर्स ड्यू सिनेमा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं जीन ल्यूक गोदार्द, ऑप्शन बी आंद्रे बिज़ीन, ऑप्शन सी क्विंटिन टैरेंटिनो, ऑप्शन डी मार्टिन स्कॉर्सी। आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं की चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।